नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन एक नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है हम लोग का एक नंबर जो क्वेश्चन है एक नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है कह रहा है कि FeCN6 यानी कि इस कंपाउंड में FeCN6 उसके बाद इसका 4 जो हम लोग का -4 है कह रहा है में Fe की प्रभावी परमाणु संख्या होगा। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि Fe की प्रभावी परमाणु संख्या होगा। ऑप्शन एक नंबर हम लोग का दिया है 36, दूसरा 32, तीसरा 24 और चौथा जो हम लोग का है वह 27 दिया है। तो ये कह रहा है कि Fe की प्रभावी परमाणु संख्या होगा। पहले देखेंगे कि प्रभावी परमाणु संख्या हम लोग का होता क्या है। इसको देखिए हम लोग कहते हैं इफेक्टिंग एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसके बराबर देखिए एक हम लोग का फॉर्मूला होता है वह होता है एटॉमिक नंबर उसके माइनस हम लोग का होता है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग का होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और उसके बाद यहाँ पे प्लस हम लोग का होता है 2 गुने CN नंबर, यानी CN का मतलब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि हम लोग का इफेक्टिंग एटॉमिक नंबर के बराबर हम लोग का एक फार्मूला होता है जो हम लोग का इस प्रकार से होता है कि एटॉमिक नंबर में से हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को घटा लेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे 2 गुने CN नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए आपको कह रहा है यहाँ पर कि Fe की प्रभावी परमाणु संख्या निकाले। आपको पता है यहाँ पर है कि Fe की जो हम लोग के परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो हम लोग का होता है वह 26 यानी कि 26 होता है। एक तो हम लोग को पता चले तो 26 लिख लिए। दूसरा करे ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मेरा वीडियो नंबर 2 जो क्वेश्चन बैंक का हो उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए काफी अच्छा एक हम ट्रिक बताए हैं कि तुरंत उससे बहुत जल्द ही हम लोग का निकल जाता है। और किसी को नहीं बुझाता हो तो वीडियो नंबर जाकर 2 देखिएगा। कह रहा है हम लोग का कि Fe और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का CN6 है और इसका जो हम लोग का चार्ज है -4 है। देखिए जिसको निकालना होता है उसको हम लोग x मानते हैं, तो Fe का निकालना इसलिए Fe को x मानेंगे और यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। CN पर जो चार्ज हम लोग का होता है यानी कि आवेश जो होता है हम लोग का -1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे -1 और ये 6 बार है तो 6 से गुना करा देंगे और बराबर कर देंगे। और हम लोग का यहाँ पे -4 है तो लिख देंगे -4। देखिए x है तो x लिख देंगे, एक यहाँ पे प्लस और माइनस में गुना करें तो माइनस हो जाएगा और एक में 6 से गुना तो 6 हो जाएगा और बराबर हम लोग का -4 है तो -4 लिख लेंगे। माइनस में उस साइड जाएगा हम लोग तो प्लस में यानी -4 और प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम लोग का 2 आ गया। यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग का है वो 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस है तो माइनस और ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आ गया तो 2 लिख लेंगे। फिर कह रहा है हम लोग का प्लस तो लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस करा 2 तो 2 और कह रहा है गुना CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है FeCN6 जो यहाँ पे संख्या होता है लिगेंड के नीचे जो लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। देखिए इसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या, इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, इसको हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यानी कि उप सहसंयोजन संख्या जो हम लोग का है 6 है तो 6 लिख देंगे। और देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर है तो यहाँ पे कर लेंगे बराबर और EAN है तो लिख लेंगे EAN। यानी कि इफेक्टिंग एटॉमिक नंबर जो हम लोग का होगा यानी 26 है तो लिख देंगे 26 - 2 और 6 दूना 12 तो लिख लेंगे 12। यहाँ पे 26 में से 2 हम लोग घटाएंगे, 26 में से अगर 2 को घटा ले रहे हैं तो हम लोग का 24 बचेगा, 24 और प्लस 12 जोड़ेंगे यानी कि EAN बराबर हम लोग का 36 आएगा। और ऑप्शन को आप चूज करेंगे कौन नंबर हम लोग का ऑप्शन है। देखिए एक नंबर का है 33 जो बिल्कुल हम लोग का गलत है। दूसरा नंबर जो कर हम लोग का होगा वो 36 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो हम लोग का वो 36 होगा। तो मैं अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों को आएगा तो बिल्कुल आप लोग बना लेंगे। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको अभी बना लीजिएगा। दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है लिख लेंगे CrNH3 और यहाँ पे हम लोग का 6 है और 4 जो हम लोग का है यहाँ पे -3 है। इसको आप लोग क्या करेंगे कि बना लीजिएगा क्वेश्चन को। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सबको बनाकर दिखाएंगे। देखिए सेकंड यानी दूसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है
वह कह रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है, जिसमें हम लोग का पहला जो ऑप्शन दिया है 1 नंबर में कह रहा है कि मोल पर उसके बाद लीटर पर। दूसरा जो हम लोग का ऑप्शन दिया है कह रहा है पर सेकेंड। तीसरा जो हम लोग का ऑप्शन है कह रहा है कि मोल पर लीटर और उसके बाद हम लोग का पर सेकेंड। चौथा जो हम लोग का ऑप्शन है वो हम लोग कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। देखिए जितने भी अगर बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो या किसी अन्य बोर्ड के अगर आप लोग हैं तो ये जो प्रथम कोटि की हम लोग की अभिक्रिया होती है यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया और एक द्वितीय कोटि की जो हम लोग की अभिक्रिया होती है यह काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में रहता है, यानी काफी मायने रखता है। यह प्रश्न जो हम लोग का प्रथम कोटि का होता है और यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक निकाले। देखिए जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि शून्य कोटि के मात्रक यानी शून्य कोटि के लिए हम लोग क्या करेंगे वेग स्थिरांक के मात्रक। जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि प्रथम कोटि के लिए आपसे पूछा जा सकता है शून्य कोटि के लिए भी, और उसके बाद हम लोग से पूछा जा सकता है प्रथम को तो यहाँ पे लिखे ही, यानी प्रथम के लिए हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रथम कोटि के लिए होगा तो इस ऑप्शन में हम लोग का कौन सा होगा। यानी प्रथम कोटि के लिए भी हम लोग का वेग स्थिरांक का मात्रक यानी के का मात्रक और शून्य कोटि के लिए भी। अगर हम लोग का द्वितीय कोटि का देखें, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। हम लोग के द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक क्या होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, याद तो करने से हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए देखिए एक हम लोग कंसेप्ट याद रखेंगे, के बराबर जो हम लोग का होता है कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को हम नहीं लिखेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं मोल पर लीटर, बाटा में हम लोग का होता है, बाटा में हम लोग टाइम को लिख लेंगे उसका गुना 1 बाटा हम लोग का मोल पर लीटर, और यहाँ जो हम लोग का होता है एक्स होता है, यानी कि एक्स का यहाँ मतलब हम लोग का होगा कि अगर प्रथम कोटि के लिए बात करेंगे तो एक्स के लिए 1 लिखेंगे, शून्य कोटि के लिए 0 लिखेंगे और द्वितीय कोटि के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अब आइएगा इसको आप लोग पकड़ के चलेंगे भी एग्जाम में बहुत सारा हम लोग के काम में आ सकता है। और यहाँ से बिहार बोर्ड वाला खास कर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कोटि या शून्य कोटि या द्वितीय कोटि के लिए यहाँ से प्रश्न आता है, या पूछा है प्रथम कोटि किस पर निर्भर करता है नहीं करता, इस पर से देखकर बता लेंगे। कर हम लोग कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक, यहाँ पे प्रथम कर रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 1 लिख लेंगे, यानी कि के है तो के लिख लीजिएगा, मोल पर लीटर तो मोल पर लीटर लिखेंगे, बाटा में टाइम है तो टाइम लिख लेंगे, और गुना हम लोग का 1 बार कर रहा है मोल और उसके बाद कर रहा है सेकंड पर लीटर तो पर लीटर, और यहाँ पे आपका 1 कह रहा है, यहाँ पे 1 तो 1 भर लेंगे तो 1 का मतलब यानी कि इसका अगर यहाँ पे पावर 1 है तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर से मोल पर हम लोग का लीटर कट जाएगा और बचेगा हम लोग का 1 बाई टाइम, यानी कि 1 बाई टाइम को अगर देखें तो हम लोग इसको कह सकते हैं पर सेकेंड, यानी कि जो हम लोग समय का मात्रक होता है सेकंड होता है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। तो प्रथम कोटि के लिए हम लोग का पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रथम कोटि के लिए हो गया। अगर ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे कि द्वितीय कोटि के लिए हम लोग का क्या होगा, तो देखिए द्वितीय कोटि के लिए वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, के बराबर मोल पर लीटर तो मोल पर लीटर बाई में हम लोग का टाइम है और गुना 1 बाटा हम लोग का क्या होता है यहाँ पे मोल पर लीटर तो मोल पर लीटर लिख लेंगे। और अगर शून्य कोटि के लिए कहेगा हम लोग का तो शून्य के लिए यहाँ पे 0 कर देंगे, और 0 हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 0 कर देंगे, टोटल का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर कि अगर शून्य के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पर शून्य के लिए अगर 0 करेंगे तो हम लोग का होगा यहाँ पे जो हम लोगों का होगा, आप जानते हैं किसी भी चीज के अगर पावर 0 हम लोग का होगा तो उसका वैल्यू हम लोग का 1 हो जाता है, यानी कि के बराबर हम लोग का हो जाएगा मोल तो मोल पर लीटर तो लीटर और बाटा हम लोग का टाइम है तो टाइम, इसका वैल्यू जो हम लोग का होगा 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए अब हम लोग का बच गया मोल पर लीटर और बाटा हम लोग का टाइम है,
तो अब हम लोग का के का मात्रक जो होगा मोल है तो मोल हो जाएगा, यहाँ पे पर लीटर है तो पर लीटर, और उसके बाद हम लोग टाइम को ऊपर करेंगे यानी ऊपर भेजेंगे तो हम लोग का पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि देखिए ये जो हम लोग का हुआ शून्य कोटि के लिए हुआ, ये जो हम लोग का होता है ये शून्य कोटि के लिए ये हम लोग का मात्रक होता है। ऐसे ही अगर हम लोग द्वितीय कोटि के लिए निकालेंगे तो द्वितीय कोटि के लिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो 2 करेंगे जैसे यहाँ पे हम लोग का होगा क्या, इसका मतलब है कि 2 बार वैसा वैसा है, यानी 1 से 1 ही हम लोग का कट जाएगा और बच जाएगा हम लोग का टाइम, ऊपर भेजेंगे तो पर सेकेंड, और उसके बाद इसको ऊपर कर रहे हैं तो हम लोग का मोल और बाटा मीटर ये हम लोग का ऊपर है, यानी मोल को अगर ऊपर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पर मोल, और उसके बाद जो लीटर हम लोग का हो जाएगा लीटर। यानी कि हम लोग का द्वितीय कोटि के लिए हम लोग का ये होता है, और यहाँ पे शून्य कोटि के लिए हम लोग का ये होगा, और हम लोग का प्रथम कोटि के लिए पर सेकेंड होता है तो हम लोग पर सेकेंड पर टिक लगाएंगे। यानी आप तीनों को याद रखिएगा कि प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, शून्य कोटि के लिए क्या होगा, और द्वितीय कोटि के लिए हम लोग का क्या होगा। देखेंगे हम लोग अब अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वह तीसरा हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन में पाई बंधों की संख्या होती है। तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है कह रहा है कि एनिलीन में पाई बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या होती है। देखिए 1 नंबर में जो हम लोग का क्वेश्चन है कह रहा है, 1 नंबर में जो ऑप्शन है कह रहा है 1 होता है, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है कह रहा है 2 होता है, तीसरा जो है कह रहा है 3 होता है, चौथा जो हम लोग का कह रहा है 9 होता है। कह रहा है यहाँ पर कि बहुत अच्छा है, देखिए इसका कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझें, चूंकि ऐसा प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावनाएं रहता है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि एनिलीन में पाई बंधों की संख्या होता है। ऐसे ही हम लोग से पूछ सकता है, फिनॉल में, नाइट्रोबेंजीन में बहुत सारा है, उससे पूछ सकता है हम लोग कि एनिलीन में जैसे पूछा वैसे ही पूछ देगा, फिनॉल में या किसी भी चीज में पूछ सकता है। तो देखिए एनिलीन जो हम लोग का होता है इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन जब रहता है उसमें हम लोग NH2 लगाते हैं, यानी कि इस पर हम लोग का NH2 जब लग जाता है तो इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। अगर ऐसे ही हम लोग इस प्रकार से बेंजीन है और इसके ऊपर हम लोग का क्या होगा, हम लोग ऐसे लगा लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, इसको छोड़कर यहाँ पे लगा दे, इसको छोड़कर यहाँ पे, इसको एक को छोड़कर एक और कहीं लगा, अगर यहाँ पे OH लगा दिए तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। अगर ऐसा ही हम लोग को मिल जाए यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, ऐसा ही अगर हम लोग को मिल गया, इसको छोड़कर यहाँ पर, इसको छोड़कर यहाँ पर, इसको छोड़कर यहाँ पर, और इसको अगर हम लोग NO2 मिला दिए, NO2 लिख दिए, तो इसको देखिए हम लोग कहते हैं एनिलीन, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। कभी कभी देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसको हम क्या कहते हैं, OH ग्रुप बेंजीन पर हम लोग का OH समूह रहता है और कहता है कि बताइए इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन इसको हम लोग कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। देखिए अब जो हम लोग का प्रश्न है देखिए कह रहा है कि एनिलीन में पाई बंधों की संख्या होता है, इसी के जवाब कहेगा कि फिनॉल में पाई बंधों की संख्या होता है, या नाइट्रोबेंजीन में हम लोग का पाई बंधों की संख्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड बनता है, जहाँ डबल बॉन्ड हम लोग का बनता है उसमें एक सिंगल होता है, तो जो सिंगल हम लोग का होता है यानी कि एकल बंध जो होता है उसको हम लोग सिग्मा बंध कहते हैं, और डबल बंध यानी कि डबल बंध जैसे ही बनता है उसमें हम लोग का एक सिग्मा होता है तो एक पाई होता है। यानी देखिए एक सिग्मा तो हम लोग का एक पाई यहाँ पे मिल गया, और एक पाई यहाँ पे मिल गया, और एक पाई यहाँ पे मिल गया,
अगर फिनॉल में भी देखेंगे तो इसी तरह से हम लोग को मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन में भी देखेंगे तो हम लोग को इसी तरह से मिलेगा। यानी कि हम लोग को एनिलीन में भी पाई बंधों की संख्या 3 होता है, एनिलीन में भी पाई बंधों की संख्या 3 होगा, फिनॉल में भी हम लोग के पाई बंधों की संख्या 3 होगा, और नाइट्रोबेंजीन में भी हम लोग को पाई बंधों की संख्या 3 होगा। देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन को देखें, अगर ऐसा आप लोग और कोई ग्रुप जोड़कर बेंजीन रिंग पर देगा तो आप लोग सीधा उसका संरचना बनाएंगे और देखेंगे उसमें पाई बंधों की संख्या क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा किसी भी चीज को जोड़ देना, किसी भी ग्रुप को जोड़ दे रहा है तो आप लोग आंख मूंद कर कहेंगे उसमें पाई बंधों की जो संख्या होता है वो हम लोग का 3 होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आप लोग इसको देखेंगे, लिख लेंगे इसको। देखिए चौथा जो हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया जिसमें हम लोग को दिया है C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, कह रहा है कि बेंजीन को क्लोरीन से जब हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट यानी कि Hb के उपस्थिति में जब अभिक्रिया को हम लोग कराते हैं तो उत्पाद के रूप में बनता है। ऑप्शन 1 दिया कि C6H5Cl, दूसरा C6H5Cl2, C6H6 और उसके बाद हम लोग का Cl6 है, तीसरा है C6H6 और उसके बाद हम लोग का Cl है। यानी कि देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो कह रहा है कि बेंजीन को जब हम लोग क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराते हैं प्रकाश यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में, जिसको हम लोग सूर्य प्रकाश कहते हैं, तो हम लोग का बनता क्या है। देखेंगे यहाँ पे काफी इजी हम लोग का, ऐसा अगर अभिक्रिया आप लोगों को मिले, रिएक्शन जो होता है ना काफी इजी होता है, क्यों समझना चाहिए उसको। देखिए आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे ऑफलाइन कोचिंग में तो देखिए इसको काफी इजी वे में बताया गया होगा, काफी इसका इजी रास्ता बताया गया होगा। देखिए जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन होता है ना उसको अगर अच्छा से देखा तो काफी इजी होता है। जैसे देखिए इजी कितना है, कह रहा है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग को देखिए अभी हम लोग अगला प्रश्न में देखे थे कि बेंजीन रिंग को हम लोग इस तरह से बनाकर एक को यहाँ पे छोड़ रहे थे तो दूसरा पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दे रहे थे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा पर डबल बॉन्ड लगा लेंगे, इसको छोड़कर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेंगे। देखिए ये हम लोग का बेंजीन होता है जो C6H6 होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का जहां जहां का होता है कटा हुआ भाग होता है उसका मतलब हम लोग का कार्बन होता है, ये आप लोग को पता है। और कह रहा है यहाँ पर कि Cl2 से जब अभिक्रिया आप Hb यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में कराएंगे तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हम लोग का क्या बनता है। आपको देखिए बता चुके हैं हम, किसी अगले वीडियो में बताए होंगे, वीडियो का नंबर हमको याद नहीं है, कि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड एक होता है हम लोग, एक डबल बॉन्ड होता है, एक हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में हम लोग का खाली सिग्मा होता है, इसमें एक सिग्मा और एक हम लोग का पाई होता है। इसमें जो हम लोग का होता है एक सिग्मा होता है और 2 हम लोग का पाई बंध होता है। देखिए इसमें जो हम लोग का है, देखिए पाई बंधों की संख्या 3 है और आपको बताया कि शादी पहले वह टूटता है। देखिए सिग्मा का मतलब है कि ये एगो शादी किया है, तो देखिए एगो जो शादी करेगा उसका शादी जो टूटना होता है निश्चित नहीं होता, लेकिन जो 2 गो शादी कर लेगा उसका शादी पहले टूट जाता है एगो के अपेक्षा। अगर जो 3 गो कर लिया है उसका 2 गो के अपेक्षा पहले टूटेगा, यानी सबसे पहले हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, उसका हम लोग का डबल बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो जैसे ही यहाँ से टूटेगा हम लोगों का तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड हो, यानी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। तो जैसे ही देखिए इस सब का शादी टूटेगा यानी कि तलाक होगा तो ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन की हम किसी से फिर शादी करें, यानी कि जिसका शादी जो होगा तलाक होगा जिसका, वो तो फिर तलाक करने के बाद फिर अपना शादी करने का प्रयास करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन टूटकर इस कार्बन पे आता है या क्लोरीन से जुड़ जाता है, यानी कि एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए इसका भी जैसे ब्रेकअप होगा, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ लेगा, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ लेगा, यानी कि शादी जैसे कटा यहाँ पे उसके बाद वो दूसरा से शादी कर, फिर यहाँ और एक यहाँ, यानी देखिए इसमें हम लोगों का क्लोरीन जो लग रहा है 6 लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, और बेंजीन रिंग जो हम लोग का है उसी तरह से है, यानी कि हम लोग का बन जाएगा C6
H6 और डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो हम लोग का Cl6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का इस कार्बन पे आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग का आएगा वह किसी से ना किसी से बॉन्ड बनाएगा, यानी किसी से ना किसी से शादी करेगा, तो वह एक क्लोरीन से यहाँ पे करेगा, एक यहाँ से क्लोरीन से करेगा। यानी तीनों बॉन्ड जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो दो क्लोरीन को लेगा, तो 3 दूना 6 क्लोरीन होगा और हम लोग का बनेगा C6 H6 और Cl6 हम लोग का बनेगा। यानी कि ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे कि ऑप्शन हम लोग का कौन होगा। एक नंबर का है C6H5Cl जो कि हम लोग का गलत है। दूसरा का है C6H6Cl2 ये भी हम लोग का गलत है। तीसरा देखिए हम लोग का है C6H6 और Cl6 जो हम लोग का यही सही उत्तर होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है कि H2SO4 में घुलकर ओलियम देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी करता क्या है कि 2 नंबर में भी, कभी कभी 5 नंबर में भी, और कभी कभी देखिए 1 नंबर में भी दे देता है। तो अभी हम बताएंगे कि अगर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन देगा तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिख कर हम लोग कॉपी में बिहार बोर्ड वालों को देंगे कि लो हमको 2 नंबर दे दो। कह रहा है यहाँ पर कि H2SO4 जो हम लोग का है कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर ओलियम देता है। यानी कौन इसमें है ऐसा कि उसमें अगर घोल देंगे H2SO4 में तो हमको वो ओलियम देगा। तो काफी अच्छा से आप लोग इसको भी क्या किए होंगे कि जहां आप लोग कोचिंग में पढ़े होंगे वो टीचर लोग काफी अच्छा से पढ़ाए होंगे। ओलियम को हम लोग कहते हैं H2H2O7 जो हम लोग का होता है ये हम लोग का ओलियम होता है। यानी कि ये हम लोग का ओलियम का सूत्र होता है H2 और O7 होता है, और हम लोग का ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछा जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखिएगा, वहां से आपका क्वेश्चन जो होगा सॉल्व होगा। एक होता है हम लोग का संस्पर्श विधि, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि संस्पर्श विधि से हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। यानी संस्पर्श विधि जो हम लोग का होता है इसी विधि से, यानी देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि H2SO4 को किस विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो एक हम लोग का संस्पर्श विधि होता है, एक लेड संचायक विधि होता है, और सारे विधियां होती है, लेकिन लेड संचायक जो होता है हम लोग का एनसीईआरटी से बाहर का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है लेड संचायक से भी, लेकिन ये हम लोग का एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है लेड संचायक भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। देखिए कह रहा है यहाँ पे संस्पर्श विधि। संस्पर्श विधि में हम लोग का सबसे पहले होता क्या है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जलाते हैं तो हम लोग का SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं कि फिर से क्या करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का SO3 बनता है। आप लोग अभिक्रिया को देखते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बताइए संस्पर्श विधि में जब हम लोग SO3 को प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। तो हम लोग का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए SO3 को हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का ओलियम प्राप्त हो जाता है। H2H2 और O7 हम लोग का प्राप्त होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं ये जो हम लोग को प्राप्त हो गया ये हम लोग का ओलियम है। यानी कि यह जो हम लोग का होता है ओलियम होता है, जो ऊपर लिखे हैं H2H2O7। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ओलियम के साथ में ओलियम H2H2O7 यानी कह रहा है कि H2H2O7 में हम लोग ओलियम में क्या करते हैं कि जल को क्या करते हैं कि अपने आवश्यकता अनुसार, यानी ओलियम में अपने आवश्यकता अनुसार जब हम लोग क्या करते हैं कि जल को मिलाते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल 2H2SO4 प्राप्त होता है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि H2SO4 में घुलकर
ओलियम देता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर। देखिए ओलियम जो हम लोग का H2SO4 में कौन घुल रहा है, तो H2SO4 में जो हम लोग का घुल रहा है वह SO3 घुल रहा है, और SO3 घुल कर हम लोग का ओलियम देता है। तो यही प्रश्न हम लोग से करता है कि H2SO4 में घुलकर यानी कि SO3 घुलकर हम लोग का ओलियम देता है, तो यहाँ पे ओलियम देता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखेंगे, इसको अच्छा से 3 बना लीजिएगा। SO2 करा तो SO2 हम लोग का SO3 देता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा, यानी कि आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि SO3 जो हम लोग का होता है वो हम लोग का H2SO4 में घुलकर क्या होता है कि ओलियम देता है। तो कभी कभी कहता क्या है कि 2 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन देगा, पूरा देखिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन देकर कहता है कि संस्पर्श विधि से H2SO4 के निर्माण को लिखे। आप इसी बात को लिख दीजिएगा, इसी चारों रिएक्शन को लिखिएगा, वह खुशी खुशी 2 नंबर आपको दे देगा। लिखिए कि सल्फर को ऑक्सीजन में जलाते हैं हम लोग तो SO2 होता है, फिर सल्फर को क्या करेंगे कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में O2 के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो SO3 बनता है, और SO3 को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे या अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का ये बनेगा ओलियम, और ओलियम अपने आवश्यकता अनुसार जल को मिलाते हैं तो हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि 2 नंबर में दे देगा आपको। तो हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन था, इसको आप लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, वह क्वेश्चन देखिए कह रहा है आप लोगों का कि लेड संचायक विधि से हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 के निर्माण में उत्प्रेरक होता है। देखिए इसके पहले जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग संस्पर्श विधि क्या होता है। दोनों को तुलना करके हम लोग देख लेंगे कि देखिए लेड संचायक विधि जो हम लोग का होता है, देखिए ये एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है। ये जो हम लोग का जो एनसीईआरटी से जो लड़का और लड़की पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, तो ये देखिए हम लोग को बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी में टॉपिक को नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी से ही हम लोग का बाहर का टॉपिक है लेड संचायक विधि। पहले हम लोग का यह एनसीईआरटी में था, लेकिन अभी पर का है हम लोग का कि यह एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए हम लोग एक तरफ लिख दे रहे हैं लेड संचायक, और देखिए लेड संचायक में अगर आप लोगों से पूछ दिया कि हम लोग का उत्प्रेरक कौन है, यही हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे हम लोग पूछ सकता है कि संस्पर्श विधि में भी हम लोग का उत्प्रेरक कौन है, तो आप लोग क्या करेंगे उत्प्रेरक, आप लोग देखिए सही जो हम लोग का उत्तर होगा यहाँ पे आप लोग लिखिएगा डैश लाइन में, क्योंकि जो 5वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, और उस पर हम जिक्र किए थे कि इसमें उत्प्रेरक कौन होता है। देखिए हम लोग का लेड संचायक जो विधि होता है इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हम लोग को SO2 बनता है, और SO2 को हम लोग क्या करेंगे, SO2 को फिर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके उपस्थिति में जब क्या करते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को SO3 प्राप्त होता है, और SO3 को हम लोग क्या करते हैं कि जल में अपने आवश्यकता अनुसार घोलेंगे तो हम लोग को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि देखिए SO को क्या करेंगे, हम सल्फर को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हम लोग को SO2 प्राप्त होता है, और इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अगर उपस्थिति में क्या करेंगे SO2 को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो SO3 बनता है, और SO3 को जल में जब घोलेंगे हम लोग तो हम लोग को H2SO4 प्राप्त होता है। ऐसे देखिए संस्पर्श जो हम लोग का विधि था, यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीजन से जलाकर SO2 बना लिए, और SO2 को हम लोग क्या किए कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब किए हैं तो हम लोग को SO3 यानी कि जो उत्प्रेरक हम लोग का है इसमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, और इसको SO3 को हम लोग क्या किए हैं कि H2SO4 में जब घोलते हैं तो हम लोग को ओलियम प्राप्त हो जाता है, और ओलियम को क्या करते हैं हम लोग, ओलियम को क्या करते हैं कि जल में घोलते हैं, जल में तो हम लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है NO कर रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग का कर रहा है संस्पर्श विधि में वह कर रहा है
वनैडियम पेंटा ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को टिक लगाएंगे। अगर यहीं पे हम लोग का संस्पर्श विधि कहता तो हम लोग वनैडियम पेंटा ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो हम लोग का होता है यह संस्पर्श विधि के लिए होता है, यह हम लोग का संस्पर्श विधि के लिए होता है। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो हम लोग का होता है वह हम लोग का होगा जो लेड संचय के लिए होता है। तो इसको आप लोग दोनों को लिख लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा वह हम लोग को लेड संचय के लिए हो। देखिए जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है हम लोगों से कि नाइट्रस ऑक्साइड आपका है। तो एक नंबर में कह रहे हैं ऑप्शन हम लोग का कि अम्लीय होगा, दूसरा जो हम लोग का कह रहा है क्षारीय है, और तीसरा जो हम लोग का उदासीन, और चौथा जो हम लोग का कह रहा है उभयधर्मी है। देखिए आपको हम एक बता रहे हैं, ऐसा एक कंसेप्ट आपको देंगे आज कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि उदासीन है कि क्षारीय है कि का है, पूरा पूरा होकर गर्दा उड़ाइएगा आप लोग। तो थोड़ा सा खाली बोर्ड पर अभी आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग का धातु का ऑक्साइड होता है, जो हम लोग का धातु का ऑक्साइड होगा, जो हम लोग का धातु का ऑक्साइड होता है, जो हम लोग का धातु का ऑक्साइड होता है वो हम लोग का होता है क्षारीय प्रकृति का, वो हम लोग का क्षारीय होता है। लेकिन देखिए इसमें इस धातु के ऑक्साइड में कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के नहीं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो वो हम लोग का कौन सा ऑक्साइड होगा? सीधा आपसे पूछे कि धातु का ऑक्साइड होता है तो हम लोग का क्षारीय होता है। लेकिन कुछ हम लोग का ऐसा ऑक्साइड होता है जो धातु होते हुए भी हम लोग का क्या होगा कि वह जो हम लोग का होता है वह अम्लीय हो जाएगा, क्षारीय होना चाहिए, लेकिन वह जो हम लोग का होता है क्या होगा कि वह हम लोग का अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग का होता कौन है, जैसे V2 वनैडियम पेंटा ऑक्साइड और CrO3 होता है, एक हम लोग का MnO7 होता है। यानी कि 3 या ऐसा हम लोग का ऑक्साइड होता है धातु का जिसको क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये तीनों हम लोग का अम्लीय होता है। ये तीनों जो हम लोग का होता है ये हम लोग का अम्लीय होता है। तो बाकी सारी जो हम लोग का धातु के ऑक्साइड होगा ये 3 को छोड़कर वो सभी क्षारीय होता है। देखिए दूसरा जो हम लोग का होता है यहाँ पे अधातु जो होता है हम लोग का, अधातु के ऑक्साइड हम लोग का अम्लीय होता है। अधातु के जो ऑक्साइड हम लोग का होता है वह अम्लीय होता है, लेकिन इसमें देखिए 3 ऐसा ऑक्साइड होता है, जैसे हम लोग का एक होता है NO, एक हम लोग का N2O, एक हम लोग का O होता है। यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और उसके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम लोग का अधातु का ऐसा ऑक्साइड होता है जो हम लोग का उदासीन होता है। ये तीनों हम लोग का उदासीन होता है। तो देखिए क्वेश्चन में जो हम लोग का कह रहा है कि अम्लीय यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद हम लोग का होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो हम लोग का होता है उदासीन होता है, और जो अधातु के ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन इस तीनों को छोड़कर। तो देखिए अब अगर ऐसा आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रस ऑक्साइड हो चाहे कोनो ऑक्साइड हो चाहे कुछ भी हो, तो आप इसी कंसेप्ट में पकड़ेंगे और क्वेश्चन के पूरा क्या करेंगे, गर्दा उड़ाएंगे। तो करें नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग का होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हम लोग का उदासीन प्रकृति का होता है। तो इस क्वेश्चन को और इस कंसेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में काफी अधिक काम आने वाला है।